गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी कंट्री में, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन है, एम्प्लॉयमेंट के रीज़न क्या है और एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के क्या क्या गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है और क्या करने की रिक्वायरमेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले देखें टाइप्स ऑफ वर्कर्स। जो एम्प्लॉयमेंट में लोग होते हैं या वर्कर जो होते हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स और हायर्ड वर्कर्स दो कैटेगरी है। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, ये नाम जो इनका है, इस नाम से आप इसको समझ सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वही है जो सेल्फ अपना वर्क करता है। देयर आर पीपल वर्किंग इन देयर ओन बिजनेस और प्रोफेशन, दे अर्न प्रॉफिट एज ए रिवार्ड ऑफ देयर सर्विस। ओन बिजनेस या प्रोफेशन, कोई भी अपना वर्क कोई कर रहा है तो सेल्फ एम्प्लॉयड माना जाता है। सेकेंड टाइप्स है हायर्ड वर्कर्स। देयर आर द पीपल हायर्ड बाय अदर्स एंड आर पेड वेजेस सैलरी एज ए रिवार्ड फॉर देयर सर्विस। अदर द्वारा जब हायर किया, किसी को अपने जॉब पर रखा जाता है, किसी वर्क पर रखा जाता है तो सैलरी दी जाती है, तो हायर्ड वर्कर होता है। हायर्ड वर्कर्स की दो कैटेगरी है, एक है कैजुअल वर्कर, सेकेंड है रेगुलर वर्कर। कैजुअल वर्कर आप देख सकते हैं, दीज आर लाइक डेली वेजेज नॉट ऑन परमानेंट रोल्स ऑफ द एम्प्लॉयर एंड नॉट इंटाइटल टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। यह कैजुअल वर्कर्स हैं, किसी को रिक्वायरमेंट हुआ, एक दिन दो दिन के लिए कहीं से लेबर को लाया, काम किया, उसको पैसे दिया, फिर उसको वापस भेज दिया। ये परमानेंट नहीं होते, ये डेली वेजेज एक तरह से हैं। किसी को 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए ज़रूरत है किसी वर्कर की, उसको लाते हैं लोग, वर्क कराते हैं, उसको उतने दिन का पेमेंट करते हैं और वापस कर देते हैं। कोई भी सोशल सिक्योरिटी फीचर जो मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि डेली वेज है, यह फिक्स नहीं है, यह परमानेंट नहीं है। और सेकेंड जो है हायर वर्कर का, वो है रेगुलर वर्कर्स। रेगुलर वर्कर्स दिस आर ऑन परमानेंट रोल्स ऑफ देयर एम्प्लॉयर एंड आर इंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। यह परमानेंट वर्कर होते हैं जो रेगुलर वर्कर हैं, और जितनी भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है, जो भी गवर्नमेंट की न्यू पेंशन स्कीम हो, मेडिकल फैसिलिटी हो, अदर जो भी फैसिलिटी उस इंस्टीट्यूट द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है, सब रेगुलर वर्कर्स को मिलती है जो परमानेंट जॉब में होते हैं। कैजुअल को कोई भी चीज़ें नहीं मिलती, डेली वेजेज पर है, परमानेंट नहीं है। रेगुलर वाले परमानेंट होते हैं, यह दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट, अभी जो हायर्ड और सेल्फ एम्प्लॉयड, ये दो तरह के वर्कर्स हैं इंडिया में। अगर सिचुएशन देखेंगे क्या है इनकी, तो आप देख सकते हैं अर्बन एरिया में अलग देख सकते हैं, रूरल एरिया में अलग देख सकते हैं। पहले देखिए अर्बन एरिया में सिटीज एरिया में क्या स्थिति है। सिटीज एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयड हैं 37.9 और हायर्ड वर्कर्स हैं जो परमानेंट। हायर्ड वर्कर दो तरह के होते हैं, आपने देखा था, एक परमानेंट होते हैं, एक डेली वेज होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड के नंबर 37.38%, अप्रॉक्स 38% है, और 62% जो हायर्ड वर्कर्स हैं। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का नंबर कम है और हायर्ड नंबर अर्बन एरिया या सिटी एरिया में ज़्यादा है। रूरल एरिया में अगर इसी को चेक करेंगे आप, तो रूरल एरिया में देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड जो हैं, जो अपना काम करने वाले लोग हैं, वह 45.7, सिटी एरिया से ज़्यादा है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ अपना वर्क करते हैं, ऐसे लोग रूरल एरिया में आप देखेंगे तो रूरल एरिया है, इस रूरल एरिया में ज़्यादा है। अप्रॉक्स 7 to 8% लोग रूरल एरिया में ज़्यादा हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। और हायर्ड वर्कर्स में देखेंगे तो रूरल एरिया में कम है, क्योंकि रूरल एरिया में जॉब उतनी अवेलेबल नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर क्या है, रूरल एरिया में देखेंगे आप तो हायर्ड वर्कर्स कम है, बट सेल्फ एम्प्लॉयड रूरल एरिया में ज़्यादा है। यह डेटा आपको परसेंटेज याद रहे या न रहे, यह माइंड में क्लियर रखना है, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। इतना भी अगर आपको माइंड में है तो यह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से इसका आंसर आप लिख सकते हैं अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आता है तो। इसमें अगर कंपैरिजन करने को आ जाए तो ये देख सकते हैं कि रूरल एरिया में अर्बन एरिया के कंपैरिजन में हायर्ड वर्कर्स के नंबर्स कम है
और अर्बन एरिया में, रूरल एरिया के कंपैरिजन में सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का नंबर कम है। तो इस तरह से इसको समझ के रखना है। नेक्स्ट, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। हमने प्राइमरी सेक्टर में देखा है कि एग्रीकल्चर होता है मेन इसका पार्ट, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं, मेन होता है एग्रीकल्चर। सेकेंडरी सेक्टर हमने देखा था, इसमें मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी है, इस तरह की चीज़ें सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। टर्शियरी सेक्टर में देखा था हमने, इसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। टर्शियरी सेक्टर को हमने देखा था सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। इसमें ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज है, सर्विस है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, टीचिंग है, मेडिकल है, सब क्या है, सब सर्विस सेक्टर है। तो 3 तरह के इकोनॉमी के सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। इसमें अगर आप देखना चाहें कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हैं। अभी देखिए प्राइमरी सेक्टर, पहले फर्स्ट ये है प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में देखेंगे आप 2015-16 का डाटा है कि 46.1% जो वर्क फोर्स है, जो लोग काम कर रहे हैं हमारे कंट्री में, उसमें अप्रॉक्स 46% लोग प्राइमरी सेक्टर मीन्स एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एरिया में वर्क कर रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर आप देखेंगे तो इसमें 21.8% लोग सेकेंडरी सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, जितना वर्क फोर्स है जो वर्क कर रहे हैं लोग। टर्शियरी सेक्टर में 32.1% लोग हैं। अभी एग्रीकल्चर एरिया में लोड ज़्यादा है। एग्रीकल्चर एरिया का जो हमारा नेशनल इनकम है उसमें कंट्रीब्यूशन क्या है, कम होता गया है बहुत ज़्यादा। एग्रीकल्चर का हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम होता गया है, बट अभी भी यहाँ पर 46 जो वर्क फोर्स है जो वर्क कर रही है उसमें 46% अप्रॉक्स एग्रीकल्चर में वर्क कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में, जो सही नहीं है। किसी भी कंट्री में प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग होते हैं तो उसको बैकवर्ड माना जाता है। ज़्यादा वर्कर्स सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में होने चाहिए। यह धीरे धीरे इंडिया में चेंज हो रहा है, प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्शियरी में लोग जा रहे हैं, बट स्पीड बहुत स्लो है। और जो वर्ल्ड इकोनॉमी का सिस्टम है उसमें यह माना जाता है कि प्राइमरी सेक्टर में वर्क फोर्स ज़्यादा है, मीन्स वह कंट्री क्या है, बैकवर्ड है, एग्रीकल्चर पर ज़्यादा डिपेंड है। ज़्यादा वर्क फोर्स वहाँ एग्रीकल्चर में ही वर्क करती है, इसलिए ये एग्रीकल्चर से सेकेंडरी और टर्शियरी में इस वर्क फोर्स को शिफ्ट करना है। अब इसमें चेंज कैसे हुआ है, 50-51 से 15-16 तक की सिचुएशन अगर देखेंगे आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का। प्राइमरी का देखिए 50-51 में 72.72% अप्रॉक्स प्राइमरी सेक्टर में था हमारा वर्क फोर्स। जो इंडिया का वर्क फोर्स जो वर्क कर रहे थे लोग, उसमें 72.72% लोग प्राइमरी सेक्टर में वर्क कर रहे थे। अभी 15-16 में देखें तो कितना चेंज हुआ है, 46.1% हो गया है। सेकेंडरी में देखेंगे आप तो 10% अप्रॉक्स सेकेंडरी में थे 50-51 में, अभी 15-16 में कितना हुए 21.8। टर्शियरी सेक्टर में आप देखेंगे तो 17.26, अभी कितना हो गया 32। अभी अपना जो जीडीपी है, जीडीपी में देखेंगे आप तो टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 50+ हो गया है, 55-56% अप्रॉक्स है। मान लीजिए अप्रॉक्स 50%+ जीडीपी टोटल नेशनल इनकम है, उसमें टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 50%+ है, यह 55-56% हो गया है। बट आप वर्क फोर्स में देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन कितना है इसका, केवल 32.1। जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन, वर्क फोर्स में कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो बहुत बड़ा गैप है। इसमें देखेंगे तो 24% का 20%+ का गैप है कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है बट वर्क फोर्स इसमें कम इन्वॉल्व है। अब एग्रीकल्चर का देखेंगे तो जो प्राइमरी सेक्टर है उसका अप्रॉक्स 70% 16% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। प्राइमरी सेक्टर का 17-60% कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, बट वर्क फोर्स आप देखिए तो 46% लोग इस पर डिपेंड हैं। जीडीपी में अपना इतना ही कंट्रीब्यूशन दे रहा है प्राइमरी सेक्टर, बट इसमें जो वर्क फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। यही इसीलिए
इंडिया को बोला था डेवलपिंग कंट्री है, अभी डेवलप हो रही है। अब इसको अगर डेवलप्ड कंट्री का आप देखेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर, आप यूरोपीय कंट्रीज़ का देखेंगे, जर्मनी का, फ्रांस का या जापान का या अमेरिका का देखेंगे, तो वहाँ टर्शियरी सेक्टर में वर्क फोर्स ज़्यादा है, सेकेंडरी सेक्टर में वर्क फोर्स ज़्यादा है, प्राइमरी सेक्टर में वर्क फोर्स बहुत कम है। जिन कंट्री को डेवलप कंट्री बोला जाता है वहाँ पर प्राइमरी मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटेड सेक्टर में वर्क फोर्स बहुत कम वर्क करता है। बट इंडिया में क्या है, जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम है, बट वर्क फोर्स यहाँ पर ज़्यादा इन्वॉल्व है। यह क्या है, नहीं होना है, क्योंकि एग्रीकल्चर पर लोड ज़्यादा है जबकि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उसका कम है। ज़्यादा वर्क फोर्स कहाँ, टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में होना चाहिए। और वो जब मूवमेंट हो जाएगा वर्कर्स का तो डेवलप्ड माना जाता है कंट्री को। तो यही प्रोसेस इंडिया में चल रहा है, जो 50 से 15-16 तक आप देख रहे हैं जो चेंजेज हो रहे हैं चेंजेस, बट अभी और ज़्यादा चेंज की ज़रूरत है। प्राइमरी सेक्टर से वर्क फोर्स को निकालना है और सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में शिफ्ट करना है। सबसे ज़्यादा टर्शियरी सेक्टर में शिफ्ट करना है, फिर उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट करना है। प्राइमरी पर लोड कम करना है वर्क फोर्स का, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है प्राइमरी सेक्टर का, बट वर्क फोर्स ज़्यादा डिपेंड है उस पर। अब जो है फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर वह होता है all the public enterprises and private establishment which employ 10 or more hired workers are called formal sector establishment। यह आपको ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फार्मल सेक्टर के लिए मिनिमम कितने वर्कर्स होने चाहिए किसी फर्म में। मिनिमम 10 या 10+ वर्कर्स जब होते हैं तो वह रजिस्टर्ड जो होता है ऑर्गेनाइजेशन, उसको बोलते हैं कि यह फार्मल सेक्टर है। फार्मर वर्कर्स इंजॉय सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट एंड अर्न मोर देन दोज इन द इनफॉर्मल सेक्टर। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी इनको मिलते हैं। ये ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए डिमांड कर सकते हैं। ये फार्मल सेक्टर होता है जो रजिस्टर्ड है और 10 या 10+ एम्प्लॉय यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, वो फार्मल ऑर्गेनाइज माना जाता है उसको। जो सेकेंड है इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यहाँ 10 से कम वर्कर्स वर्क करते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन इसका नहीं होता गवर्नमेंट के पास, और 10 लेस देन 10 या 10 एंड 10+ फार्मल में आ जाता है। अब 10 से कम होगा 9, 8, 7 इस तरह अगर नंबर्स हैं वर्कर्स के, रजिस्टर्ड नहीं है तो इनफॉर्मल सेक्टर बोलते हैं उसको। अभी इसमें कोई भी बेनिफिट वगैरह नहीं मिल पाता है। देखेंगे इंडिया में अप्रॉक्स 90% एम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इंडिया में जो 90% एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है वो किसमें मिल रहा है, यह इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। और यह सही नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी नहीं मिलता एम्प्लॉय को, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, फिक्स एम्प्लॉय नहीं होते हैं। इसलिए यह सिचुएशन सही नहीं है कि अप्रॉक्स 90% जो एम्प्लॉयमेंट इंडिया में मिल रहा है वो किस में मिल रहा है, इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऐसा जगह काम मिल रहा है जो रजिस्ट्रेशन जहाँ नहीं है एम्प्लॉय का, और 10 से कम वर्कर्स वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, तो ये क्या है, इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इंडिया का वर्कफोर्स बटा हुआ है ज़्यादा। फार्मल सेक्टर में रहता है तो उससे क्या है, वो रजिस्टर्ड होता है, परमानेंट हो जाता है, परमानेंट नहीं भी हो तो रजिस्टर्ड होता है, उसको कभी भी नहीं निकाला जा सकता एम्प्लॉय को। सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट जो है पेंशन या पेंशन जो भी न्यू पेंशन है या मेडिकल फैसिलिटी सब मिलती है, बट इनफॉर्मल में कुछ मिलता नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कभी भी हटाया जा सकता है। 10 से कम वर्कर्स होते हैं और यह सिचुएशन है कि अप्रॉक्स 90% इसी इनफॉर्मल सेक्टर में ही वर्क हमारा फोर्स बटा हुआ है, जो सही नहीं है। इसको फॉर्मल सेक्टर में ले जाना है धीरे धीरे। गवर्नमेंट की तरफ से तरह तरह से रूल बनाए जाते हैं कि इसको चेंज किया जाए। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट refers to a situation when people are willing to work at the existing wage rate and are able to work but not getting work। ये अनएम्प्लॉयमेंट की जो डिफिनेशन है उसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखना है। पीपुल आर विलिंग टू वर्क, लोग कार्य करना चाहते हैं, फर्स्ट। सेकेंड, एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो प्रेजेंट टाइम में वेज रेट या सैलरी मिल रही है कहीं भी जिस एरिया में जाना चाहते हैं वहाँ उस प्रेजेंट सैलरी पर पीपुल कार्य करने के विलिंग हैं, एंड एबल टू वर्क, और कार्य कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कहीं जा रहे हैं किसी फैक्ट्री मैनेजर का पोस्ट खाली है तो हम विलिंग है, हम करेंगे, उस
प्रेजेंट वेज रेट पर, बट नहीं, उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो अभी हो, एबल हो काम करने के लिए, लेकिन वह वर्क नहीं मिल रहा, उनको अनएम्प्लॉयमेंट माना जाता है। पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, वो काम करना चाह रहे हैं जो प्रेजेंट सैलरी रेट है उस पर, और उसके लिए एलिजिबल भी हैं, बट नॉट गेटिंग वर्क, यह है अनएम्प्लॉयमेंट। मेन अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इंडिया में है वो 3 है, और बहुत तरह के होते हैं। 3 मेन अनएम्प्लॉयमेंट है। फर्स्ट है डिस्ग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको बोला जाता है छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट। ए स्टेट इन विच आर पीपुल आर इंगेज्ड इन वर्क देन आर रियली नीडेड। सपोज दैट एक एग्रीकल्चर लैंड है, उस पर 10% की रिक्वायरमेंट है। एग्रीकल्चर लैंड है, उसको पूरे साल 10%, सपोज दैट 10% उस पर वर्क करते हैं, तो वो जो प्रोडक्शन करते हैं वह सपोज दैट 10% किसी एग्रीकल्चर लैंड पर वर्क करते हैं तो 1 लाख की इनकम उनको होती है। अभी उसी पर उस घर में और पर्सन के नंबर्स बढ़ गए, 15% वर्क करने लगे, फिर भी इनकम कितनी हो रही है? सेम। 10% वर्क कर रहे हैं उस एग्रीकल्चर लैंड पर, तो 1 लाख की इनकम जनरेट हो रही है। कहीं भी किसी जगह पर हो, एग्रीकल्चर लैंड एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, 10 की जगह 15 वर्कर्स आ गए, फिर भी कितनी इनकम हो रही है? इतनी ही हो रही है। तो इसमें जो 5+ हो गए फैमिली के लोग, या और भी 5 लोग जो हो गए प्लस हो गए, इसमें उनका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है। इसमें 10% ही जब 1 लाख की इनकम जनरेट कर ले रहे हैं, और 15 भी लग के उस पर 1 लाख की ही इनकम जनरेट कर रहे हैं सेम वर्क पर। वर्क सेम हो, जहाँ पर 10% वर्क कर रहे हैं, उसी सेम वर्क पर 5% और आ गए, तो उनको भी इनकम कितनी जनरेट हो रही है? 1 लाख। तो 5% जो उसमें इंक्लूड हुए उनकी इनकम कुछ नहीं है, वो जीरो है। ये 5 लोग क्या है यार? छुपे हुए अनएम्प्लॉयमेंट बोले जाते हैं इनको। यह लगता है कि एम्प्लॉयमेंट में, बट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में ये नहीं है, क्योंकि इनके वर्क करने से कुछ भी वहाँ इंक्रीज नहीं हो रहा है। सेकेंड चलिए सीजनल। यह सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, किसी सीजन अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स एट सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर। या ईयर में कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। सपोज दैट एग्रीकल्चर ही है, तो एग्रीकल्चर में कोई जो एग्रीकल्चर लैंड में काम करने वाले जो वर्कर हैं, जो वेज पर काम करते हैं, तो व्हीट का सीज़न सपोज दैट आया तो उस समय उनको वर्क मिला। व्हीट का सीज़न ख़त्म हो गया तो उनको वर्क नहीं है, तो फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट में आ गए। सपोज दैट कुछ ऐसे वर्कर है जो राइस के फार्म पर काम करते हैं, तो राइस का जब तक वर्क है तब तक उनको वर्क मिलेगा, फिर राइस का सीज़न ख़त्म हो जाएगा, उनका वर्क ख़त्म हो जाएगा। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, साल के कुछ महीनों में काम मिलता है और साल के कुछ महीने में नहीं मिलता है। थर्ड, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पर्सन आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट बट फेल टू गेट वर्क। यही है अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट किया जाता है। जो अनएम्प्लॉयमेंट, यही मेन अनएम्प्लॉयमेंट है। पीपल जो है एबल है, इसमें एबल है और विलिंग है। पर्सन क्या है? काम करने के लिए एबल है, एलिजिबल है, और विलिंग है काम करने के लिए। प्रिवेलिंग वेज रेट, जो प्रेजेंट में सैलरी मिल रही है उस सैलरी पर वो काम करने के लिए प्रिपेयर है, एबल है और विलिंग है, बट काम नहीं मिल रहा है। क्या है? यही मेन अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें आपको कॉज बहुत सारी चीज़ें मालूम होती है, बस इसको एक सीक्वेंस में देखना है। स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन बहुत बड़ा रीजन है। हर तरह की प्रॉब्लम जो पढ़ेंगे इकोनॉमी में, हर जगह पॉपुलेशन एक्सप्लोशन आएगा, क्योंकि हम जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं वह डेवलपमेंट हम एक लिमिटेड लोगों का के लिए कर रहे हैं। सपोज दैट हमने कोई ऐसा डेवलपमेंट किया जिसमें नेक्स्ट ईयर 1000 लोग, एग्जाम्पल के लिए मानते हैं 1000 लोगों की फैसिलिटी हम डेवलप करेंगे। सपोज दैट गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसे लोग जिसके पास घर नहीं है, नेक्स्ट ईयर 1000 नंबर है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 1000 घर हम बनाएंगे और उन लोगों को दे देंगे। गवर्नमेंट ने माना कि 1000 है, नेक्स्ट ईयर हम ऐसा कर देंगे 1000 है। बट ऐसा होता है जब पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, तो सपोज दैट 2500 लोग ऐसे हो गए जिनके पास घर ही नहीं है। गवर्नमेंट ने प्लान बनाया कितने के लिए? 1000 के लिए,
पर पॉपुलेशन एक्सप्लोशन ज़्यादा है। इनकी पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई 2500, 1500 लोग को वैसे भी नहीं मिल पाएगा। तो कोई भी डेवलपमेंट का वर्क हो उसमें पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अनडेवलप्ड एग्रीकल्चर में देखा हमने, एग्रीकल्चर पे लोड ज़्यादा है, इसको डेवलप करने की ज़रूरत है। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन ऐसा होना चाहिए इसमें कुछ वर्क करने को भी नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपने देखा तो उसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि इस तरह कुछ हम एक डिप्लोमा कोर्स शामिल करेंगे 12th क्लास से पहले, है कि कुछ वर्क भी सीखे स्टूडेंट, कि वो लाइफ में जाने के बाद अपने एजुकेशन सिस्टम से बाहर कुछ वर्क भी कर सके, केवल डिग्री ना मिले उसको। स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट बहुत स्लो है तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को नहीं दे पा रहा है। डिक्लाइनिंग ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे छोटे जो इंडस्ट्री होती हैं उसमें भी कमी हो रही है। फाल्ट प्लान में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के प्लान में प्रॉब्लम हो सकती है, ये बहुत सारे रीज़न है। इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, एम्प्लॉयमेंट देने के लोगों को प्लानिंग में कमी है। लो कैपिटल फार्मेशन, यह बहुत सारे रीज़न हैं जो एक साथ मिलकर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वो पॉपुलेशन हो या अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत फास्ट होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी फास्ट नहीं है। अभी प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे तो इसको अनएम्प्लॉयमेंट को आप कोरोना एपिडेमिक से भी देख सकते हैं जोड़कर, जो पेंडेमिक हमारी है उसमें आप देखेंगे कि अप्रैल से जून तक की जो इकोनॉमी की 23.9% -23.9% का डेवलपमेंट हुआ है। मीन्स जो मान लीजिए अगर 6% मार्च से पहले इकोनॉमी डेवलप हो रही थी और अभी अप्रैल से जून में -23.6%, अप्रॉक्स 24%, 6 इसमें ऐड कर लीजिए 30% इकोनॉमी डाउन हो गई है। तो 30% इकोनॉमी वर्क बंद हो गए हैं, तो एम्प्लॉयमेंट ऐसे ही लोगों को नहीं मिलेगा। 30% एम्प्लॉयमेंट तो ऐसे ही कम हो गए जितनी यह बंद हुई है एक्टिविटी। तो यह बहुत सारे रीज़न हैं जो मिलकर अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाते हैं। लास्ट है रेमेडियल मेजर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे उपाय हैं जो गवर्नमेंट द्वारा किए जाते हैं और करने हैं जिससे अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जा सके। जो हमने अभी देखा, जो इसकी काज हैं उन्हीं को सही करना है। जो काज के पॉइंट हमने देखे हैं इन्हीं सब कॉजेज को सही करना है, तो क्या हो जाएंगे यार, रेमेडी हो जाएंगे अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने के। तो इन्हीं काज को ख़त्म करने के लिए मैक्सिमम यही पॉइंट मिलेंगे आप। ये वहाँ देखा हमने जीडीपी ग्रोथ में कमी है, यहाँ देखेंगे जीडीपी ग्रोथ तो क्या करना है, इंक्रीज करना है। पीछे हमने देखा कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रही है, क्या करना है, कंट्रोल करना है पॉपुलेशन को। अभी हमने देखा कि यही एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो क्या करना है, एजुकेशन में रिफॉर्म करना है। जो पीछे जो भी हमने देखा है अभी यहाँ पर जो हमने देखे हैं कॉजेज, वही कॉजेज सबको ख़त्म करना है। इसके साथ हम अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर सकते हैं। अभी नए में कुछ देखेंगे प्लान आप, तो नए में बहुत सारे प्लान आपको दिखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्किल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, और बहुत सारे मनरेगा नरेगा आपने देखा एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे जो उपाय हैं वो किए जा रहे हैं। जो मेन जो उपाय होते हैं जिनको ये सब पॉइंट हमने जो कॉज है उन्हीं कॉज को ख़त्म करेंगे तो हमारे क्या हो जाते हैं, रेमेडियल हो जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए। तो इन पॉइंट्स को हमको बस क्लियर रखना है, पॉइंट्स रहेंगे हमारे माइंड में तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं।